हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ दिल दहला देने वाली उस कहानी की जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। तो ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। हैदराबाद में एक युवक था जिसका नाम था गुरुमूर्ति। शुरुआती दौर में गुरुमूर्ति ने आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी में काम करने के दौरान गुरुमूर्ति की शादी माधवी के साथ तय होती है। 2005 में गुरुमूर्ति और माधवी दोनों की शादी हो जाती है। आर्मी में काम करने के बाद गुरुमूर्ति ने DRDO ज्वाइन किया, जहां गुरुमूर्ति एक सिक्योरिटी अफसर के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद गुरुमूर्ति के 2 बच्चे होते हैं। यहाँ तक तो गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी माधवी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यहीं से कहानी में मोड़ आता है। गुरुमूर्ति की पत्नी माधवी वह हमेशा अपने माँ बाप को सुबह शाम दिन में 2 बार कॉल ज़रूर किया करती थी, पर 16 जनवरी 2025 की सुबह माधवी ने अपने माँ बाप से आखिरी बार बात की। 16 जनवरी 2025 की शाम जब माधवी ने अपने माँ बाप को कॉल नहीं किया तब उन्हें थोड़ा अटपटा तो लगा, पर उन्हें लगा हो सकता है कि माधवी काम में व्यस्त हो, इसलिए उसने दोबारा कॉल नहीं किया। पर लगातार 2 दिन फ़ोन ना आने की वजह से माधवी के मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब माधवी के मम्मी पापा ने माधवी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो माधवी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस बात से परेशान माधवी के मम्मी पापा हैदराबाद माधवी से मिलने चले जाते हैं। जब वे माधवी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सिर्फ गुरुमूर्ति दिखाई देता है। जब वे गुरुमूर्ति से पूछते हैं कि आखिर माधवी कहाँ है, 2 दिन से माधवी से बात भी नहीं हुई। इस बात पर गुरुमूर्ति उनसे कहता है कि इस साल पोंगल के दिन माधवी ने अपने घर जाने की जिद की, जिस बात पर मैंने उसे मना किया। इस बात से माधवी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई और हमारे बीच काफ़ी लड़ाई हुई। इस बात से नाराज़ होकर माधवी घर छोड़ के चली गई। इस बात से माधवी के मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माधवी का कुछ पता ना चलने की वजह से माधवी के माँ बाप हैदराबाद पुलिस थाने में जाते हैं, जहाँ पर गुरुमूर्ति भी उनके साथ जाता है। माधवी के मम्मी पापा और गुरुमूर्ति तीनों मिलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसपे जब पुलिस पूछती है कि आखिर क्या हुआ तो गुरुमूर्ति वही बातें बता देता है जो उसने माधवी के माँ बाप से कहा था कि पोंगल के दिन मैंने माधवी को मना किया घर जाने से, इस वजह से माधवी और मेरे बीच काफ़ी लड़ाई हुई और माधवी घर छोड़ के चली गई। पुलिस ने फौरन रिपोर्ट लिख ली। पहले तो पुलिस को लगा कि ये नॉर्मल सी बात है, पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी घर छोड़ के चली गई। लेकिन जब लगातार 6 दिन तक माधवी का पता नहीं चला तब पुलिस को समझ में आ गया कि ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। तब पुलिस ने गुरुमूर्ति के घर के आसपास के कैमरे के सेंसिटिविटी फुटेज को चेक किया। तब पुलिस को पता चला कि माधवी 16 जनवरी के दिन घर के बाहर निकली थी। कुछ समय बाद माधवी फिर से अपने घर में जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद माधवी कभी घर के बाहर निकली ही नहीं। बस यहीं से इस केस में एक नया मोड़ आता है। पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक होता है कि जब माधवी घर के बाहर निकली ही नहीं तो माधवी घर छोड़ के कैसे जा सकती है। पुलिस के समझ में आ गया कि गुरुमूर्ति कुछ ना कुछ तो ज़रूर छिपा रहा है, इसलिए पुलिस ने गुरुमूर्ति को दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति से दोबारा पूछताछ शुरू की तो गुरुमूर्ति ने वही जवाब दिया जो उसने पहले दिया था कि वो पोंगल के दिन अपने घर जाना चाहती थी। मैंने उसे मना किया तो मेरे और माधवी के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद ही वो घर छोड़ के चली गई। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति से लगातार 6 दिन तक सवाल जवाब किए तब पुलिस को समझ आया कि गुरुमूर्ति हर बार अलग अलग जवाब दे रहा है, उसके स्टेटमेंट बदल रहे हैं। यही वो समय था जब पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक हुआ। तब पुलिस ने गुरुमूर्ति से बिल्कुल वैसे ही सवाल किए जैसे एक मुजरिम से किया जाता है। गुरुमूर्ति को समझ आ गया कि पुलिस को अब मुझ पर शक हो गया है। तब जाके गुरुमूर्ति ने अपना सारा सच उगला। गुरुमूर्ति ने पुलिस से कहा कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। जब पुलिस गुरुमूर्ति को उसके घर में लेकर पहुंची तो गुरुमूर्ति अपने किचन में जाके पुलिस से बोला, ये कुकर देख रहे हैं आप, यही वो कुकर है जिसमें से मेरी वाइफ माधवी आखिरी बार बाहर निकली थी। गुरुमूर्ति की इस बात को सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। फिर गुरुमूर्ति
पुलिस वालों को अपने घर के बाथरूम में ले जाकर बोला कि यही वो जगह है जहां से निकलकर मेरी वाइफ माधवी उस कुकर में पहुंची थी। गुरुमूर्ति की इस बात को सुनकर पुलिस को लगा कि गुरुमूर्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर गुरुमूर्ति पुलिस वालों को लेकर अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक नदी के पास लेके जाता है। नदी के किनारे पहुंचने के बाद गुरुमूर्ति पुलिस वालों से कहता है कि किचन से निकलने के बाद माधवी इसी नदी में आई थी। ये सब बातें जब पुलिस ने सुनी तब पुलिस को समझ आ गया कि हो ना हो गुरुमूर्ति ने ही माधवी का खून किया है। जिस नदी में गुरुमूर्ति ने माधवी को फेंका था उस नदी का बहाव काफ़ी तेज था। वह नदी काफ़ी गहरी भी थी और उस नदी में काफ़ी सारी मछलियाँ भी। गुरुमूर्ति ने ये तो बता दिया कि उसी ने माधवी का खून किया है, लेकिन अब बारी थी ये जानने की कि आखिर उसने इस जुर्म को अंजाम कैसे दिया। गुरुमूर्ति ने पुलिस वालों को बताया कि मैं जब शाम को अपने घर आया तो मेरी बीवी माधवी ने कहा कि वो पोंगल के दिन अपने घर जाना चाहती है। जब मैंने उसे घर जाने से मना किया तो हमारे बीच झगड़ा हुआ, काफ़ी लड़ाई भी हुई। माधवी ने मुझे काफ़ी सारी बुरी बातें बोली, ताना भी मारा, हमारे बीच हाथापाई भी हुई। इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका गला पकड़ लिया। मेरा हाथ उसके गले पर इतना ज़ोर से पड़ा कि माधवी ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। माधवी की लाश को देखकर मैं इतना घबरा गया कि मैंने ये क्या कर दिया। अब पुलिस और कानून का खौफ मुझे सताने लगा। जब मेरे बच्चों को ये बात पता चलेगी तब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं काफ़ी घंटों तक लाश के पास बैठकर ये सोचता रहा कि अब मैं करूँ क्या, इस लाश से पीछा कैसे छुड़ाऊँ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ से एक पूरी की पूरी लाश को ले जा पाना मुश्किल था। तभी मुझे ख्याल आया कि अगर मैं इस लाश को इस हाल में पहुँचा दूँ कि कोई इसे पहचान ही ना पाए तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। दूसरा, जब मैं इस लाश को थैले में ले जाऊँ तो कोई समझ ही ना पाए कि ये लाश है या सब्जी। इतना सोचकर मैं लाश को बाथरूम में ले गया और लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिए। लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने उसे प्रेशर कुकर में डाल के उबाल लिया। 16 जनवरी से 18 जनवरी तक यह सिलसिला चलता रहा। मैंने माधवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें प्रेशर कुकर में उबालता रहा और फिर माधवी की लाश के टुकड़ों को और हड्डियों को इस पॉलीथीन में भरकर ले जाकर फेंक दिया नदी में। मैंने लाश को नदी के बीच में फेंका ताकि लाश नदी के किनारे ना पाए। इतना सब करने के बाद मैं घर वापस आया और घर के कोने कोने को साफ किया। प्रेशर कुकर को भी धोकर मैंने किचन में रख दिया। उस वक्त मेरे बच्चे भी घर पे नहीं थे। जब मैंने माधवी को उसके घर जाने से मना कर दिया था तब माधवी ने मुझसे कहा था कि कम से कम बच्चों को तो पोंगल मनाने दो, तो मैंने बच्चों को उसके मासी के घर भेज दिया। घर में मेरे और माधवी के अलावा कोई और नहीं था। मैंने बड़े तसल्ली से इस काम को अंजाम दिया। 18 तारीख को जब माधवी के माँ बाप आए तो मैंने उन्हें बता दिया कि पोंगल के दिन हमारे बीच झगड़ा होने की वजह से माधवी नाराज़ होकर घर छोड़ के चली गई। तब माधवी के माँ बाप ने रिपोर्ट लिखाने की बात की। तब मैं उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया रिपोर्ट लिखाने के लिए। जब गुरुमूर्ति ने पुलिस को ये सारी बातें बता दी तब पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। पुलिस की एक टीम डॉग स्क्वाड के साथ उसी नदी के पास पहुंची जहां पर गुरुमूर्ति ने माधवी के लाश के टुकड़ों को फेंका था। पुलिस उस नदी का जांच करने लगती है। 24 घंटों से भी ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी गोताखोर भी उतारे जाते हैं, लेकिन माधवी की लाश का एक छोटा सा भी टुकड़ा नहीं मिलता। जब पुलिस जांच कर लेती है और उसे कुछ नहीं मिलता तब पुलिस इस केस को फॉरेंसिक टीम को सौंप देती है। फॉरेंसिक टीम सबसे पहले गुरुमूर्ति के घर के कोने कोने को चेक करती है। उसके बाद बाथरूम के नल और हर एक चीज़ की एग्जामिन करती है तथा प्रेशर कुकर को भी अपने कब्जे में ले लेती है। इधर जब फॉरेंसिक टीम ने झील की जांच की तो उन्हें स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। फॉरेंसिक टीम ने उस स्किन के टुकड़े को अपने पास रख लिया। जब फॉरेंसिक टीम ने उस कुकर की जांच की जिसमें गुरुमूर्ति ने माधवी को उबाला था तो उन्हें उस कुकर से कोई भी सुराग नहीं मिला। 10 दिन तक लगातार जांच करने के बावजूद कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था जिससे कि ये साबित किया जा सके कि गुरुमूर्ति ने ही माधवी का खून किया है। लेकिन तभी
इस केस में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। अभी तक जिस गुरुमूर्ति को हम समझ रहे थे कि उसने गलती से ये सब किया है, उसी गुरुमूर्ति ने अब तक पुलिस को गुमराह कर रखा था। इतने दिनों से गुरुमूर्ति पुलिस को बेवकूफ़ बना रहा था। जब पुलिस ने इस केस की अच्छे से छानबीन की तो पुलिस को कुछ नहीं मिला। तब पुलिस ने तय किया कि वे गुरुमूर्ति के पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों से पूछताछ करेंगे। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति के पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों से पूछताछ की तो उन्हें उनसे भी कुछ खास सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन तभी गुरुमूर्ति के पड़ोसी ने बताया कि यही पास में गुरुमूर्ति के चाचा रहते हैं। तब पुलिस ने फौरन गुरुमूर्ति के चाचा को अपनी हिरासत में लिया। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति के चाचा को अपनी हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की तो पहले तो गुरुमूर्ति के चाचा काफ़ी डरे हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे पुलिस को समझ में आ गया कि हो ना हो गुरुमूर्ति के चाचा कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानते हैं गुरुमूर्ति के बारे में। तब पुलिस ने बड़ी ही सख्ती से गुरुमूर्ति के चाचा से पूछताछ की। पहले तो गुरुमूर्ति के चाचा ने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर गुरुमूर्ति के चाचा ने बताया कि एक दिन गुरुमूर्ति मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा कि पुलिस चाहे जितनी भी जांच कर ले, लेकिन उसे ना तो माधवी मिलने वाली है ना ही मेरे खिलाफ कोई सबूत, क्योंकि मैंने माधवी की जान लेकर उसकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाया है कि पुलिस चाहकर भी उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगी। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति के चाचा की इन बातों को सुना तब पुलिस को यकीन हो गया कि गुरुमूर्ति ने ही माधवी का खून किया है। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति के चाचा की इन बातों को सुना तब पुलिस ने फौरन गुरुमूर्ति को रिमांड पर लिया और गुरुमूर्ति को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा। तब जाके गुरुमूर्ति कहता है कि हाँ, मैंने ही माधवी की जान ली है। गुरुमूर्ति कहता है कि जब पोंगल के दिन माधवी ने मुझसे मायके जाने की जिद की तो मैंने उससे मना किया, क्योंकि मैं उसके माँ बाप से नाराज़ था। लेकिन माधवी नहीं मानी। माधवी जिद करने लगी कि उसे अपने मायके जाना है, लेकिन मैं उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रही थी। हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ। हमारा झगड़ा इस कदर बढ़ा कि हम दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने ठान लिया कि मैं माधवी को जान से मार डालूंगा। तब मैं बच्चों और माधवी को अपने बहन के घर लेके गया और बच्चों को वहीं छोड़ दिया और माधवी के साथ मैं घर चला आया। घर आने के बाद माधवी मुझसे फिर से लड़ने लगी कि वो अपने घर जाना चाहती है। रात भर माधवी मुझे बातें सुनाती रही। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई मैंने माधवी के सर को पकड़ लिया और उसे दीवार पर दे मारा। मैं तब तक माधवी के सर को दीवार से मार रहा था जब तक माधवी की मौत नहीं हो गई। माधवी की मौत हो जाने के बाद मैं माधवी की लाश को बाथरूम में ले गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर मैंने नल से एक पेंट की बाल्टी में पानी भर लिया और उस बाल्टी में इमोशनल रॉड डालकर पानी को उबाल लिया। माधवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने उसमें उबाल लिया। माधवी की हड्डियों को मैंने स्टोव जलाकर एक बड़ा सा बर्नर रखकर जला लिया। फिर माधवी की लाश के टुकड़ों को और हड्डियों को एक पॉलिथीन में भरकर उस लेक में फेंक दिया और घर आकर मैंने पूरे घर को, बाथरूम को, पेंट की बाल्टी को 8 से 10 बार साफ किया, जिससे कि कोई सबूत न रह जाए कि मैंने ही माधवी का खून किया है। इसके बाद मैं बच्चों को अपने घर लेकर आया। जब बच्चे घर आए तो वो अपनी माँ के बारे में पूछने लगे। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि माधवी की एक दोस्त ने माधवी को पोंगल मनाने के लिए अपने घर बुला लिया तो माधवी वहीं गई है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी माधवी के माँ बाप घर आ जाते हैं। मैं उन्हें देख के डर जाता हूँ कि कहीं इन्हें ये पता न चल जाए कि मैंने माधवी का खून कर दिया है। तब मैं उनसे झूठ बोल देता हूँ कि मेरी और माधवी के बीच लड़ाई हुई थी, जिस वजह से माधवी नाराज होकर घर छोड़ के चली गई। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर माधवी के माँ बाप ने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने की बात की और मुझे ना चाहते हुए भी पुलिस के पास आना पड़ा। जब पुलिस को इन सब बारे में पता चला तो फॉरेंसिक टीम ने फिर से एक बार लेख की जांच की, जहां पर उन्हें माधवी के शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। जब फॉरेंसिक टीम ने उस शरीर के टुकड़े को माधवी के माँ बाप के डीएनए से मैच कराया तो डीएनए 100% मैच हो गया, जिससे ये साबित हो गया कि इसी लेक में माधवी की लाश को फेंका गया था। तमाम सबूतों और गुरुमूर्ति के चाचा के गवाह के अनुसार यह साबित हो जाता है कि गुरुमूर्ति ने ही अपनी वाइफ माधवी का कत्ल किया था। दोस्तों, गुरुमूर्ति ने पूरी कोशिश की कि कोई भी उसे पकड़ ना पाए, लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान चाहता है वही होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सच्ची घटना पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो।
ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जुर्म से जुड़ी भारतीय वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना और अपने परिवार का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखें। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद।